Hello friends, welcome to the world of Companies Act 2013। मैं प्रोफेसर कुणाल शाह आप लोगों का स्वागत करता हूँ टूवर्ड्स द रिविजनरी लेक्चर्स फॉर कंपनीज एक्ट 2013। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा जो रिविजनरी लेक्चर्स होने वाला है, इस पूरे के पूरे रिविजनरी लेक्चर्स में we are also going to discuss the amendments which are been given by ICAI in your recently issued RTP for Inter CA December 2021 exams. Over here we are going to cover each and every chapter of our Companies Act 2013. तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हम हमारे रिविजनरी लेक्चर्स की जर्नी को शुरुआत करते हैं एंड लेट अस रिवाइज द वेरी फर्स्ट चैप्टर इन दिस वीडियो, दैट इज चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी। यहां पर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 along with it characteristics of a company, lifting of corporate will, and yes, we are also going to revise the various forms of companies. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। The very first thing we got over here is about the meaning of the word company. The meaning of the word company. ये जो वर्ड है ना, वर्ड कंपनी, ये वर्ड एक्चुअली लैटिन वर्ड्स में से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड कॉम एंड लैटिन वर्ड फनीस, ये दोनों वर्ड्स को मिक्स करके हमारे पास एक वर्ड बना है कंपनीज। कॉम इज अ लैटिन वर्ड जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है विद और टुगेदर। पनीस भी एक प्रकार का लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है मील्स और ब्रेड, जिसका मतलब होता है मील्स और ब्रेड। ये दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दिया जाए तो इट कम्स आउट टू बी हैविंग मील्स टुगेदर। इट कम्स आउट टू बी हैविंग मील्स टुगेदर। ये जो वर्ड है ना, वर्ड कंपनी, ये वर्ड कंपनी को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है वो एक किस्म का एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। इट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बिकॉज यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर वर्ड मीन्स यूज किया गया है। लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आइदर एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 या तो एज पर द प्रोविजन ऑफ एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ रिलेटेड टूवर्ड्स कंपनीज। या तो आपका कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए, या तो इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज पर द प्रीवियस लॉ रिलेटिंग टूवर्ड्स कंपनीज। प्रीवियस लॉ बोलेगा तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 67। प्रीवियस लॉ बोलेगा तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 67। तो जब भी हम कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 एंड इसके साथ साथ हमें सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 67 को रीड करना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी? तो कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और any of the previous law related towards company. सर, ये जो हमारा पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट 2013 है, सर ये कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो लॉ मेकर बोलता है कि जो कंपनी इस एक्ट के अनुसार बनी है या जो कंपनी प्रीवियस कंपनी लॉ के अनुसार बनी है,
उन सब कंपनीज के ऊपर अपना कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। इनफैक्ट कंपनीज एक्ट 2013 इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। इंश्योरेंस कंपनीज विल हैव टू फॉलो इंश्योरेंस एक्ट या तो IRDA। इंश्योरेंस कंपनीज विल हैव टू फॉलो इंश्योरेंस एक्ट या तो IRDA, बट अलोंग विद दिस एक्ट को कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ता है। बट अगर बाय चांस इंश्योरेंस एक्ट का या तो कंपनीज एक्ट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाएगा, तो फॉर दोज डिस्प्यूटेड प्रोविजन हमें यहां पर सबसे पहले इंश्योरेंस एक्ट को मद्देनजर रखना पड़ेगा। इन अ सिमिलर वे अपना कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल अपॉन एवरी बैंकिंग कंपनीज। ए भाई, generally banking companies have to follow Banking Regulations Act 1949। बट अगर बाई चांस मैंने बोला बैंकिंग कंपनीज, तो अलोंग विद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 उनको यहां पर कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ता है। हाँ जी, इफ देर इज अ डिस्प्यूट तो फिर हमें यहां पर जो डिस्प्यूटेड प्रोविजंस है उधर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा। मतलब यहां पर हमें स्पेशल चीज को फॉलो करना पड़ेगा एंड जनरल प्रोविजन को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा। Whenever we talk about a company which is engaged into generation or supply of electricity, whenever we talk about a company which is engaged into generation or supply of electricity, बोलेगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। तो यस, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को जनरली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 फॉलो करना पड़ता है। ओवर ईयर जब मैं बोलूं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, फॉर एग्जांपल अडानी पावर या फॉर एग्जांपल टाटा पावर, तो दे आर द कंपनीज विच आर एंगेज इनटू जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लागू करवाया जाता है। अलोंग विद इलेक्ट्रिसिटी एक्ट उन्हें कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ता है। बट व्हेनेवर देयर इज अ डिस्प्यूट, देन सच कंपनीज विल हैव टू फॉलो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। जी हाँ, जो कंपनी फॉर्म हुई है अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो उन कंपनीज के ऊपर भी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल किया जाता है। बट अगर उस स्पेशल एक्ट एंड हमारे कंपनीज एक्ट के बीच में अगर कोई प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है, तो इन दैट केस द कंपनी विल हैव टू फॉलो देयर ओन एक्ट रादर देन फॉलोइंग कंपनीज एक्ट। Yes, even if you talk about a body corporate which has been incorporated by any act for the time being in force, तो उन कंपनीज के ऊपर भी हमारा कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। बट अलॉन्ग विद कंपनीज एक्ट दे हैव टू आल्सो फॉलो देयर ओन एक्ट। बट व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट, देन फॉर दैट डिस्प्यूटेड पार्ट दे कैन फॉलो देयर ओन एक्ट रादर देन फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच टॉक्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, देख बॉस, जब मैं बोलूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, तो इट ऑल्सो मीन्स फीचर्स ऑफ अ कंपनी, इट ऑल्सो मीन्स एडवांटेजेस ऑफ डूइंग अ बिजनेस इन अ फॉर्म ऑफ अ कंपनी। लॉ मेकर बोलता है कि जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, उनके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी बोलेगा तो लॉ के नजर में, ओ भैया, लॉ के नजर में कंपनी अलग छे, आपन सब अलग छे। लॉ के नजर में कंपनी इज अ डिफरेंट पर्सन, वी आर अ डिफरेंट पर्सन। We are considered as a natural person, whereas company is being considered as an artificial person. Company is created by law and it can be destroyed by only law. तो लॉ मेकर बोलता है कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, वो कंपनी के पास एक अलग से अस्तित्व बन जाता है, एक अलग से पर्सनालिटी बन जाता है, कॉल्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी।
हमने हमारे रेगुलर लेक्चर्स में सालोमेन वर्सेस सालोमेन एंड कंपनी का पूरा केस स्टडी अंडरस्टैंड किया था। The second characteristics of a company is about limited liability. जी हाँ my dear friends, whenever you are a member of a company, your liability will be limited in nature. But यदि मैंने बोला कि you are a member in a company limited by shares, तो in that case आपका liability is limited in nature. Limited बोलेगा तो only and only towards the unpaid value of shares. अरे माना तुम्हारा लायबिलिटी लिमिटेड है, बट वो लिमिटेड का मतलब क्या होता है? वो लिमिटेड का मतलब होता है कि आपकी लायबिलिटी लिमिट में रहेगी, दैट इज ओनली टुवर्ड्स द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप है तो सॉरी टू से आपके पास कोई भी प्रकार का लायबिलिटी नहीं होएगा। Not sorry for this. In fact, this is something which is very good. तो यहाँ पर if the shares are fully paid up, then in that case you won't be having any kind of liabilities. The next characteristic is about perpetual succession, जिसका मतलब होता है continuous living. मतलब यहाँ पर कंपनी के अंदर मेंबर आएगा जाएगा, बट कंपनी चलते ही जाएगा। Death of a member does not affect the working of a company. Death of a member does not affect the working of a company. The next characteristic is about the separate property. जी हाँ, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट कंपनी कैन परचेस असेट्स इन इट्स ओन नेम। जी हाँ, आप कंपनी के नाम पे कुछ असेट्स जरूर खरीद सकते हो। तो जो असेट्स कंपनी के नाम पे खरीदा जाता है, जो असेट्स के ऊपर कंपनी ओनर होता है, तो बॉस उस कंपनी के अगर आप ओनर हो तो आप उस असेट्स के ओनर कहलाते नहीं हो। If you are the owner of a company, that does not make you the owner of the assets owned by the company. जो भी असेट्स कंपनी का ओन है वो असेट्स कंपनी का ही ओन रहता है। भले अगर आपके पास उस कंपनी के सारे शेयर्स होंगे, फिर भी आप उस असेट के ओनर बनते नहीं हो। The next characteristic is about the transferability of shares. Yes, my dear friends, section number 44 of Companies Act 2013 क्लियरली बोल देता है कि शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर जस्ट लाइक अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। पब्लिक कंपनी के शेयर्स का बात करो या आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का बात करो, पब्लिक कंपनी के शेयर्स का बात करो या आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का बात करो, जी हाँ, जब मैं बोलूं शेयर्स तो they are always and always transferable in nature. पब्लिक कंपनी का शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, बिना कोई रोक टोक का। Whereas प्राइवेट कंपनी का शेयर्स आर ट्रांसफरेबल इन नेचर बट with certain restrictions. जी हाँ, कंपनी के पास जो सिग्नेचर्स होता है उस सिग्नेचर को हम कॉमन सील कहते हैं। 2015 के पहले कॉमन सील होना मैंडेटरी होता था, बट सिंस 2015 कॉमन सील होना इज कंप्लीटली ऑप्शनल। तो सर अब कंपनी के बिहाफ पे साइन कौन करता रहेगा? तो इन दैट केस द पावर्स विल बी गिवन टू एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। या तो द पावर्स कैन बी गिवन टू 1 डायरेक्टर एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी इफ द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी। लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी हैज गॉट अ कैपेसिटी टू फाइल अ केस अगेंस्ट एन आउटसाइडर, एंड यस इवन एन आउटसाइडर कैन फाइल अ केस अपॉन द कंपनी। मतलब कंपनी के ऊपर केस किया भी जा सकता है एंड कंपनी किसी के ऊपर केस कर भी सकता है। देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज सेपरेट मैनेजमेंट। जी हाँ, the owners of the company are the members of the company, but the company is managed by board of directors.
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि कुणाल शाह इज द ओनर ऑफ वन ऑफ द कंपनी, तो कुणाल शाह उस कंपनी का ओनर कहलाता है। कुणाल शाह एज अ मेंबर, कुणाल शाह एज अ मेंबर उस कंपनी को मैनेज कर सकता नहीं है। बट जी हाँ, इफ आई एम अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी, तो एज अ डायरेक्टर मैं उस कंपनी को मैनेज जरूर, मतलब जरूर कर सकता हूं। तो एज अ मेंबर मैं कंपनी मैनेज नहीं कर सकता है बॉस, बट अगर मैं अपॉइंट हुआ है एज अ डायरेक्टर, तो यस आई कैन मैनेज दैट कंपनी इन अ फॉर्म ऑफ अ डायरेक्टर। लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी इज नथिंग बट वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट्स। बोलेगा तो यहां पर कुछ लोग मिल बांट के धंधा कर रहा है, धंधे के लिए वो लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, एंड यस इस धंधे में जो भी प्रॉफिट्स होता है वो प्रॉफिट्स यहां पर उनके शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। तो इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल गैदरिंग फॉर जनरेटिंग प्रॉफिट्स। लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी के पास सिटीजनशिप नहीं होता है। ना 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 ना, अ कंपनी डज नॉट एंजॉय सिटीजनशिप। अरे माना के कंपनी एक पर्सन है, बट बॉस उनके पास सिटीजनशिप होता नहीं है। बट यस कंपनी के पास नेशनैलिटी जरूर होता है। तो अगर आपको किसी ने पूछा डज अ कंपनी एंजॉय सिटीजनशिप, द आंसर इज नो। बट अगर आपको किसी ने पूछा डज अ कंपनी एंजॉयज नेशनैलिटी, द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। सी जब मैं बोलूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास कोई सिटीजनशिप नहीं है, बट यस मैं बोल सकता हूं कि इट इज एन इंडियन कंपनी। जब मैं बोलूं गूगल, तो यस इट इज एन अमेरिकन कंपनी। जब मैं बोलूं सैमसंग, तो यस इट इज अ कोरियन कंपनी। मतलब कंपनी के पास सिटीजनशिप नहीं होता है, बट नेशनैलिटी जरूर होता है। The next concept which we need to revise over here is a concept about the lifting or piercing the corporate will. Lifting or piercing the corporate will. देख जब मैं बोलूं कॉर्पोरेट विल, तो इट इज लाइक अ पर्दा जो दिखता नहीं है बट महसूस करना पड़ता है। इट इज अ काइंड ऑफ अ कवरिंग, इट इज अ काइंड ऑफ अ पर्दा विच इज सेपरेटिंग आर्टिफिशियल पर्सन फ्रॉम नेचुरल पर्सन। कंपनी एंड उसके मेंबर्स के बीच में कॉर्पोरेट विल होता है, कंपनी एंड उसके क्रेडिटर्स के बीच में कॉर्पोरेट विल होता है। बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेट विल वी आर एंजॉयिंग अ कंसेप्ट कॉल्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेट विल वी आर एंजॉयिंग अ कंसेप्ट कॉल्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, सेपरेट लीगल एंटिटी इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ डूइंग अ बिजनेस इन अ फॉर्म ऑफ अ कंपनी। बट अगर इसी एडवांटेज का किसी ने अनफेयर एडवांटेज लिया, इसी एडवांटेज का अगर किसी ने अनफेयर एडवांटेज लिया, तो हमें वो कॉर्पोरेट विल उठाना पड़ता है। मतलब द कॉर्पोरेट विल गेट्स लिफ्टेड। पर्दा जो उठ गया तो यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी चला जाएगा। इन द आइज ऑफ लॉ कंपनी एंड उसका मेंबर अलग अलग पर्सन था, बट कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो जाने के कारण दे विल बी कंसीडर्ड एज वन एंड द सेम। जो बैड एक्टिविटीज यहां पर किया गया था इन द नेम ऑफ द कंपनी, उस एक्टिविटीज के लिए हम मेंबर को या उस पर्टिकुलर व्यक्ति को यहां पर हम गुनहगार मानेंगे जिसने वो बैड एक्टिविटीज किया था। अभी तक के लिए हमारे नजर में कंपनी एंड वो व्यक्ति अलग था, बट यहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हुआ, मतलब वो दोनों का दोनों सेम हो गया। हावेवर हमने यहां पर बहुत सारे केस स्टडीज को यहां पर अंडरस्टैंड किया था एट अवर सीए फाउंडेशन लेवल। इंटर सीए लेवल पे हमें सिर्फ ये कंसेप्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, एंड हमने इस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर दिया। दैट इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट विल।
अब इस चैप्टर के अंदर जो आखिरी कंसेप्ट एंड वन ऑफ द लेंथीएस्ट कंसेप्ट हमारे आंखों के सामने आ रहा है, दैट इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। जी माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ना, वर्ड कंपनी, ये वर्ड कंपनी को हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर दिया था अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20। अब यहां पर हमें समझना है, यहां पर हमें रिवाइज करना है अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। हमें यहां पर रिवाइज करना है अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। लॉ मेकर बोलता है कि बॉस, हम कंपनी को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 5 डिफरेंट हेडिंग्स। हम कंपनीज को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 5 डिफरेंट हेडिंग्स। Company can be classified on the basis of liability, on the basis of members, on the basis of control, on the basis of capital, and there can be other forms of company. There can be other forms of company. On the basis of liability, we have got to understand three things: limited by shares, limited by guarantee, having unlimited liability. On the basis of members, we have to understand four things: private company, public company, one-person company, and a small company. On the basis of control, holding company and associate company along with subsidiary company. On the basis of capital, listed, unlisted. On the basis of other forms of company, government company, foreign company, non-profit company, dormant company, and a nidhi company. So yes, my dear friends, we are going to revise everything one by one. We are going to revise everything one by one. So let us revise the very first part, that is company on the basis of liability, जहाँ पर हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे the very first concept, that is company limited by shares. हाँ जी दोस्तों, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 22 of Companies Act 2013 tells us about companies limited by shares. See, whenever you are a member in a company limited by shares, तो आपका liability हमेशा limited in nature होता है। Limited बोलेगा तो कितना? तो limited बोलेगा तो only and only towards the unpaid value of shares. अगर मैंने बोला कि आपके shares fully paid up है, तो फिर in that case आपके ऊपर कोई भी प्रकार का liability रहता नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 21। सी, जब भी मैं बोलूं कि यू आर अ मेंबर इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो इवन इन दैट केस योर लायबिलिटी इज लिमिटेड इन नेचर। लिमिटेड बोलेगा तो यहां पर कितना? तो लिमिटेड ओनली एंड ओनली टूवर्ड्स द अमाउंट गिवन इनसाइड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर यहाँ पर एक अमाउंट लिखी जाती है कॉल्ड एज द गारंटीड अमाउंट गिवन बाय ईच मेंबर ऑफ द कंपनी। ये पैसा भी कंपनी आपके पास कब मांगेगा? तो ये पैसा भी कंपनी आपके पास तब मांगेगा व्हेन द कंपनी इज गोइंग फॉर लिक्विडेशन। अगर कंपनी का गोइंग कंसर्न चल रहा है तो फिर ये गारंटीड वाला अमाउंट आपके पास से मांगा जाता नहीं है। अगर कंपनी का लिक्विडेशन हुआ एंड अगर यहाँ पर कंपनी ने अपने असेट्स को बेचा लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, एंड द असेट्स वर नॉट इन सरप्लस एज कंपेयर टू द लायबिलिटीज, तो हर एक मेंबर को वो गारंटीड अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हर एक मेंबर को वो गारंटीड अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इफ यू आर अ मेंबर इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, तो उधर आप हर एक मेंबर का लायबिलिटी इज टूवर्ड्स द गारंटीड अमाउंट गिवन इनसाइड द एमओए। एंड वो पैसा भी कंपनी आपके पास से कब मंगवाएगा? वो पैसा भी कंपनी आपके पास से मंगवाएगा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। बट अगर मैंने बोला कि यू आर अ मेंबर इन अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, you are a member in a company limited by guarantee and having share capital, तो फिर उस सिचुएशन में the liability of every member will be two-folded. The liability of every member will be two-folded. One, towards the guaranteed amount जो कंपनी आपके पास से मंगवाएगा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, एंड द सेकेंड विल बी टूवर्ड्स द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स इफ एनी। द सेकेंड विल बी टूवर्ड्स द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स इफ एनी। ओके,
तीसरा कंसेप्ट आता है, दैट इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 92। जब मैं बोलूं अनलिमिटेड लायबिलिटी तो जी हाँ, यहां पर हर एक मेंबर का लायबिलिटी अनलिमिटेड इन नेचर होता है। यहां पर हर एक मेंबर का लायबिलिटी अनलिमिटेड इन नेचर होता है। ओवर ईयर लॉ मेकर बोलता है कि यहां पर कोई भी मेंबर डायरेक्टली क्रेडिटर्स को लायबल नहीं रहेगा। हाँ, members will be liable to the company and the company will be liable to the creditors। मतलब यहाँ पर कोई भी क्रेडिटर डायरेक्टली मेंबर के पास से पैसा क्लेम कर सकता नहीं है। सर आपने अनलिमिटेड तो बताया, बट सर अनलिमिटेड में कुछ मैक्सिमम तो बताओ कितना हो सकता है लायबिलिटी। लॉ बोला बावरा हो चुका है क्या? अरे बावरा हो चुका है क्या? ओवर ईयर जब मैं बोलूं अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब यहां पर शायद से मेंबर का पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है टू पे ऑफ द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी ने जो भी उधार लिया है उसको पे ऑफ करने के लिए मेंबर का पर्सनल प्रॉपर्टी भी लायबल ठहराया जा सकता है। बट एक बात यहाँ पर अच्छी क्या बोली इन्होंने एक बात यहाँ पर अच्छी ये बोली कि बॉस कोई भी मेंबर डायरेक्टली क्रेडिटर्स को लायबल नहीं होएगा। इनफैक्ट द मेंबर्स विल बी लायबल टू द कंपनी एंड द कंपनी विल बी लायबल टू द क्रेडिटर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज कंपनीज विच आर बेस्ड ऑन मेंबर्स। कंपनीज विच आर बेस्ड ऑन मेंबर्स, जहां पर हमें सबसे पहले रिवाइज करना है द कंसेप्ट टूवर्ड्स प्राइवेट कंपनी। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68। Section number 2 clause 68 of Companies Act 2013 deals with the provisions of private company। देख बॉस, जब मैं बोलूँ प्राइवेट कंपनी तो एक बात तो समझ लेने का कि इन दिस केस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 2, मिनिमम डायरेक्टर्स 2, नेम विल बी एंडिंग विद द वर्ड्स कॉल्ड एज प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के पास जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कुछ प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस डाले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकता है, उससे ज़्यादा मेंबर्स अलाउड होता नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी ने कोई शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को इशू किया है तो वो एम्प्लॉयज मेंबर बन जाएंगे, बट उनको ये 200 वाली लिस्ट में गिनना नहीं है। अगर बाई चांस किसी ने जॉइंटली शेयर्स होल्ड किया रहेगा तो इंडिविजुअली दे आर मेंबर्स, बट दे वोंट बी काउंटेड एज मोर देन वन मेंबर, दे विल बी काउंटेड एज वन सिंगल यूनिट। जैसे कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दोनों ने मिलकर प्राइवेट कंपनी का शेयर्स खरीद लिया, तो प्राइवेट कंपनी जब ये 200 का लिस्ट बनाने बैठेगा तब मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई को एज अ सिंगल यूनिट काउंट करेगा। सर क्या प्राइवेट कंपनी का शेयर्स ट्रांसफरेबल इन नेचर होता है क्या? अरे यस ब्रदर यस, प्राइवेट कंपनी का शेयर्स आर ट्रांसफरेबल इन नेचर, बट they are not freely transferable. It will be transferred with a restriction that it cannot be transferred to public at large। प्राइवेट कंपनी अगर यहां पर कोई प्रकार का शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करना चाहती है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से इशू कर सकती है, या तो राइट शेयर्स या बोनस शेयर्स के माध्यम से, बट नॉट थ्रू अ पब्लिक ऑफर। सिमिलर वे अगर कोई प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट्स के तौर पे फंड्स रिसीव करना चाहती है तो प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स बट नॉट फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज। तो यस, हमने यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के कंसेप्ट को एकदम अच्छे से रिवाइज कर दिया। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज अ कंसेप्ट टूवर्ड्स पब्लिक कंपनी। यस माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71, section number 2 clause 71 deals with the provisions of public company। See, whenever I talk about a public company, so first of all public company is a company which is not a private company। Public company is a company which is not a private company। Whenever you talk about a public company, so in that case there will be minimum 7 members,
there will be minimum 3 directors. The name will be ending with the words called as limited. Whenever you talk about a public company, तो it's pretty obvious कि public company के पास भी articles of association जरूर रहेगा. But जो restrictions हमने एक private company के articles में डाला था, वो restrictions हमको यहाँ पर public company के articles में डालना पड़ता नहीं है. अच्छा, यदि मैंने आपको बताया कि देयर इज अ पब्लिक कंपनी जिसने एक प्राइवेट कंपनी को होल्ड किया है, पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी को होल्ड किया है, तो हम इस प्राइवेट कंपनी को अज्यूम करेंगे एज अ पब्लिक कंपनी. बट रुको जरा, सब्र करो. अगर हमने इस प्राइवेट कंपनी को अज्यूम किया है एज अ पब्लिक कंपनी, बट फिर भी वो प्राइवेट कंपनी का रूल्स ही फॉलो करेगा, मतलब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 का जो रेस्ट्रिक्शंस लग रहा था, वही रेस्ट्रिक्शंस उन प्राइवेट कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा. तो जब मैं बोलूं कि पब्लिक कंपनी ने प्राइवेट कंपनी को होल्ड किया है, तो उस प्राइवेट कंपनी को हम बोलेगा कि बेटा, you are assumed to be a public company, but you will still follow the provisions towards the private company. You will still follow the provisions towards the private company. तो यहां पर हमने प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के कंसेप्ट को रिवाइज कर दिया है. नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज यहां पर कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं एंड हमें उन अमेंडमेंट्स को कवर करना है. यहाँ पर कुछ रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं और हमें उस अमेंडमेंट्स को कवर करना है. तो यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट है कॉल्ड एज वन पर्सन कंपनी. कंसेप्ट का नाम है वन पर्सन कंपनी. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 62. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 62 डिफाइंस अ वन पर्सन कंपनी. लॉ मेकर बोलता है कि वन पर्सन कंपनी is a company wherein there will be one and only one person as the member of the company. जी हाँ, वन पर्सन कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है wherein there will be one and only one person as the member of the company. ये एक्चुअली एक प्रकार का प्राइवेट कंपनी कहलाता है, बट विथ सम यूनिक फीचर्स. ये एक्चुअली एक प्रकार का प्राइवेट कंपनी है, बट विथ सम यूनिक फीचर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इनका नाम के नीचे, वन पर्सन कंपनी के नाम के नीचे हमें वर्ड्स डालना पड़ेगा वन पर्सन कंपनी इन ब्रैकेट. या तो पूरा का पूरा वन पर्सन कंपनी लिखो या ओपीसी लिखो, कुछ भी चलेगा, बट दिस वर्ड शुड बी प्रेजेंट बिलो द नेम ऑफ द कंपनी इनसाइड द ब्रैकेट. जब भी हम बिजनेस करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ वन पर्सन कंपनी, जब भी हम बिजनेस करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ वन पर्सन कंपनी, तो यस, वन पर्सन कंपनी के बिजनेस को कोई ना कोई प्रकार का रिलैक्सेशंस दिया जाता है. जैसे कि वन पर्सन कंपनी है तो एक प्रकार का प्राइवेट कंपनी. अब जनरली बोलेगा तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, बट ये एक ऐसा प्राइवेट कंपनी है वेर इन देयर विल बी वन एंड ओनली वन पर्सन एज द मेंबर ऑफ द कंपनी. इनफैक्ट यहां पर जब मैं बोलूं प्राइवेट कंपनी, तो देयर आर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, बट ये एक ऐसा प्राइवेट कंपनी है जिधर एक डायरेक्टर होएगा तो भी चलेगा. नॉर्मली कंपनीज को एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना पड़ता है, बट वन पर्सन कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने का कोई भी प्रकार का जरूरत होता नहीं है. ओवर हियर नॉर्मल कंपनीज के अंदर जो भी बोर्ड रिपोर्ट्स बनता है, उस बोर्ड रिपोर्ट के अंदर उनको ट्रेमेंडियस इंफॉर्मेशन देना पड़ता है. बट जब मैं बात करूँ अबाउट वन पर्सन कंपनी, तो यस, वन पर्सन कंपनी का जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनता है, उसमें जो इंफॉर्मेशन की बात की जाती है, दैट इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड एज कंपेयर्ड टू अदर प्राइवेट कंपनीज. नेक्स्ट लॉ मेकर बोलता है कि यहाँ पर वन पर्सन कंपनी जो एनुअल रिटर्न फाइल करता है आरओसी के पास. सी व्हाट इज एनुअल रिटर्न, ये हम लोग ने ऑलरेडी हमारे चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये अंडरस्टैंड किया है अंडर सेक्शन नंबर 92.
Over here, every company has to file an annual return with the ROC. तो 1% कंपनी का जो एनुअल रिटर्न होता है, दैट एनुअल रिटर्न विल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दैट 1% कंपनी. बट अगर बाई चांस 1% कंपनी के पास कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, तो फिर इन दैट केस द एनुअल रिटर्न विल बी साइंड बाय द डायरेक्टर ऑफ दैट 1% कंपनी. नॉर्मल कंपनीज में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बोर्ड मीटिंग्स, जिसका कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होता है. मतलब एक नॉर्मल कंपनी को एक साल में मिनिमम 4 बार बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ता है, दैट इज ऑन क्वार्टरली बेसिस. बट जब मैं 1% कंपनी का बात करूं एंड अगर उस 1% कंपनी में एक ही डायरेक्टर है, तो फिर उन्हें बोर्ड मीटिंग बुलाने का जरूरत ही नहीं है. बट अगर मैं आपको बोलूं कि 1% कंपनी के पास एक से ज्यादा डायरेक्टर है, तो फिर यस, उन्हें यहाँ पर बोर्ड मीटिंग बुलाना पड़ेगा, बट नॉट ऑन क्वार्टरली बेसिस बट ऑन हाफ ईयरली बेसिस. मतलब साल में अगर 2 बार भी बोर्ड मीटिंग बुलाया ना, तो भी चलेगा. बट याद रखना दैट द गैप बिटवीन द 2 बोर्ड मीटिंग्स शुड नॉट बी लेस देन 90 days. द गैप बिटवीन द 2 बोर्ड मीटिंग शुड नॉट बी लेस देन 90 days. जब भी हम 1% कंपनी का बात करते हैं, तो यस, यहाँ पर 1% कंपनी के पास भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है. तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि 1% कंपनी के पास जो एक ही मेंबर होता है, एंड अगर बाय चांस वो अकेला मेंबर मर गया या तो वो अकेला मेंबर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इन दैट केस हमें एक नॉमिनी अपॉइंट करके रखना पड़ता है. नॉमिनी का डिटेल्स हमें उसी 1% कंपनी के अंदर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें देना पड़ता है. सर, हम किसको एज अ नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है? तो लॉ मेकर बोलता है यू कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज द नॉमिनी ऑफ योर कंपनी. हावेवर देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसकी जिक्र हम लोग अभी कभी करने वाले हैं. बट जरूरी नहीं है कि हमारा नॉमिनी यहाँ पर कोई रिलेटिव ही होना चाहिए. नॉन रिलेटिव्स को भी हम यहाँ पर नॉमिनी के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं. लॉ मेकर्स बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी नॉमिनी अपॉइंट किया जाता है उसका डिटेल्स हमें सक्सेशन क्लॉज के अंदर देना पड़ता है इनसाइड अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अगर फ्यूचर में हम नॉमिनी को चेंज करना चाहते हैं या नॉमिनी स्वयं अपना कंसेंट विड्रॉ करना चाहता है, तो वो सब चीज़ अलाउ किया जाता है एंड यहाँ पर हम एक नए नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हैं. जब भी हमने कोई नया नॉमिनी अपॉइंट किया, तो फिर इन दैट केस हम ऐसा नहीं मानेंगे कि हमें यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा. नो, any change in the name of the nominee should not be assumed to be the alteration of the memorandum of association. Yes, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज जब मैं बोलूँ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर, तो समझ जाने का कि बॉस यहाँ पर कोई प्रकार का रिसेंट अमेंडमेंट आया है. तो यहाँ पर मैंने इस प्रोविजन के बाजू में इंपॉर्टेंट लिखा, मतलब यहाँ पर कोई प्रकार का रिसेंट अमेंडमेंट आया है. अच्छा, हु कैन बिकम अ मेंबर ऑफ 1% कंपनी एंड हु कैन बिकम अ नॉमिनी ऑफ अ 1% कंपनी? तो लॉ मेकर बोलता है द मेंबर ऑफ द 1% कंपनी एंड द नॉमिनी ऑफ द 1% कंपनी शुड बी अ नेचुरल पर्सन एंड दे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. अच्छा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया होएगा तो भी चलेगा, नहीं होएगा तो भी चलेगा. रेसिडेंट ऑफ इंडिया होएगा तो भी चलेगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होएगा तो भी चलेगा. पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, बट बाय अमेंडमेंट ये चीज को अलाउ किया गया है. जब मैं बोलूँ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो पहले लिमिट्स हुआ करता था कि ऐसा कोई बंदा जो पिछले साल हमारे इंडिया में रहा था फॉर 182 और मोर डेज, बट अब उसको चेंज करके करवा दिया गया है 120 और मोर डेज. 120 और मोर डेज. So whether you talk about the member of a 1% company or you talk about nominee of 1% company, whether you talk about member of 1% company or whether you talk about nominee of 1% company, yes, they should be natural person, they should be citizen of India. रेसिडेंट ऑफ इंडिया होएगा तो भी चलेगा, नहीं होएगा तो भी चलेगा. एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब यहाँ पर होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो पिछले साल हमारे इंडिया में रहा था फॉर 120 और मोर डेज.
लॉ मेकर बोलता है कि हम एक माइनर को कभी भी ओपीसी का मेंबर या ओपीसी के नॉमिनी के तौर पे अपॉइंट कर सकता नहीं है। अ माइनर कैन नेवर बी अ मेंबर ऑफ ओपीसी नॉर द नॉमिनी ऑफ ओपीसी। लॉ मेकर बोलता है कि जब भी हमें एक 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो वो हमारा 1% कंपनी सेक्शन 8 के लाइंस में इनकॉर्पोरेट नहीं किया जा सकता है। मतलब इट कैन नॉट बी अ नॉन प्रॉफिट कंपनी। इनफैक्ट हम उस 1% कंपनी को आगे जाके नॉन प्रॉफिट कंपनी में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर तुम प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट होना चाहते हो एंड वो भी अगर वॉलंटरली कन्वर्ट होना चाहते हो तो इट इज अलाउड। However, there used to be a provision about compulsory conversion and वो provision अब omit करने में आया है। वो provision अब omit करने में आया है। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा 1% कंपनी रिवाइज कर दिया। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिवाइज्ड, दैट इज अ स्मॉल कंपनी। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्मॉल कंपनी के अंदर भी एक अमेंडमेंट आया है। मतलब ये कंसेप्ट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। ये कंसेप्ट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। क्या बात का अमेंडमेंट है ये मैं आपको अभी का भी बताता हूँ। लॉ मेकर बोलता है कि स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ स्मॉल कंपनी। जब मैं बोलूं स्मॉल कंपनी तो स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अदर देन अ पब्लिक कंपनी। जी हाँ, इट इज अ कंपनी विच इज अदर देन पब्लिक कंपनी। मतलब क्या होता है कि एवरी स्मॉल कंपनी is in the lines of a private company. I repeat, every small company is in the lines of a private company. तो सबसे पहला रूल है कि स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी विच इज अदर देन पब्लिक कंपनी। पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लैक्स। ये हुआ करता था बट इस अमाउंट को अब चेंज करके ये लोग ने 2 करोड़ करवा दिया है। अमाउंट को चेंज करके नाउ इट इज 2 करोड़। सो द पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़ और एनी सच हायर अमाउंट which will be prescribed, but that higher amount should not be more than 10 crores. टर्नओवर ऑफ द कंपनी शुड नॉट बी एक्सीडिंग 2 करोड़। ये हुआ करता था बट ये 2 करोड़ अब चेंज करके वो लोग ने 20 करोड़ कर दिया है। ये 2 करोड़ को चेंज करके वो लोग ने 20 करोड़ कर दिया है। तो जब मैं बोलूँ स्मॉल कंपनी तो याद रखना उनके लिमिट्स के अंदर अभी चेंजेस आ चुका है। उनके लिमिट्स के अंदर अभी चेंजेस आ चुका है। ओवर ईयर स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट ये 3 कंसेप्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब यदि आप होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी हो, या तो आप नॉन प्रॉफिट कंपनी हो, या तो आप एक ऐसी कंपनी या ऐसी बॉडी कॉरपोरेट हो विच इज बीन गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो बॉस आपके ऊपर कोई भी प्रकार का स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता नहीं है। सर ये स्मॉल कंपनी के कंसेप्ट के थ्रू क्या क्या रिलैक्सेशंस एंजॉय करने मिलेगा? तो लॉ मेकर बोलता है कि नॉर्मली जो कंपनीज होता है ना उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को भी अटैच करना पड़ता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट इन केस ऑफ अ नॉर्मल कंपनी। बट जब मैं बात करूँ स्मॉल कंपनी का, तो स्मॉल कंपनी को अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का है तो बनाएगा, नहीं बनाने का है तो नहीं बनाएगा। स्मॉल कंपनीज को और एक रिलैक्सेशन दिया गया है टुवर्ड्स होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। नॉर्मल कंपनीज में बोर्ड मीटिंग्स एक साल में मिनिमम 4 बार होना चाहिए, दैट इज ऑन क्वार्टरली बेसिस। बट यदि आपका कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस एंजॉय करता है तो फिर इन दैट केस अगर आपका कंपनी साल में सिर्फ 2 बार बोर्ड मीटिंग बुलाएगा तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। बट याद रखना द गैप बिटवीन द बोर्ड मीटिंग्स, द गैप बिटवीन द 2 बोर्ड मीटिंग्स शुड नॉट बी लेस देन 90 डेज। तीसरा रिलैक्सेशन एंड आखिरी रिलैक्सेशन इन केस ऑफ अ स्मॉल कंपनी, इन केस ऑफ अ स्मॉल कंपनी,
लॉ मेकर बोलता है कि अगर दो या दो से ज्यादा स्मॉल कंपनीज का मर्जर या अमालगमेशन होता है तो उनके अमालगमेशन या मर्जर का जो भी प्रोसीजर है वो बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया है, दैट इज ऑल्सो विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट्स प्रोसेस, विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट्स प्रोसेस। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कंपनीज के बारे में समझा विच वर बीन बेस्ड ऑन द मेंबर्स, जिसमें हमने प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी के कंसेप्ट को रिवाइज कर दिया है। नाउ वी आर स्टेपिंग अपॉन द थर्ड फॉर्म जो बोलता है कंपनीज बेस्ड अपॉन कंट्रोल, कंपनीज बेस्ड अपॉन कंट्रोल, जिसमें हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है द कंसेप्ट टुवर्ड्स होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 87 डिफाइंस अ सब्सिडरी कंपनी। लॉ मेकर बोलता है कि अगर ये तीन में से कौन सा भी एक कंडीशन फुलफिल किया, अगर ये तीन में से कौन सा भी एक कंडीशन फुलफिल किया तो हम उस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहते हैं, हम उस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। जैसे कि लॉ मेकर्स ने बोला कि अगर आपके कंपनी के अंदर कोई दूसरे कंपनी का मेजॉरिटी है इनटू द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या तो आपके कंपनी के अंदर कोई दूसरे कंपनी का मेजॉरिटी है टुवर्ड्स टोटल वोटिंग पावर, या तो जब मैं बोलूं फर्स्ट मेंशन्ड कंपनी इज अ सब्सिडरी कंपनी विच इज दैट ऑफ अदर्स सब्सिडरी, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट सब सब्सिडरीज, तो ये तीन में से अगर कौन सा भी एक कंसेप्ट लागू हुआ मतलब देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। सर होल्डिंग कंपनी के नीचे एक सब्सिडरी कंपनी है, अगर उस सब्सिडरी कंपनी ने कोई दूसरे कंपनी को होल्ड किया बस उधर तक सीमित है, मतलब देयर कैन बी मैक्सिमम 2 लेयर्स, देयर कैन बी मैक्सिमम 2 लेयर्स। बट अगर मैंने बोला होल्डिंग कंपनी के नीचे एक सब्सिडरी, उसके नीचे एक सब्सिडरी, उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, तो ऐसा प्रकार का सीरीज बनाने का नहीं। हाँ, एक ही होल्डिंग कंपनी के पास बहुत सारा सब्सिडरी कंपनीज हो सकता है, उन बहुत सारे सब्सिडरी कंपनीज के नीचे भी सब्सिडरी कंपनी हो सकता है, बस मैक्सिमम 2 लेयर्स तक जाएगा, उससे आगे लेयर्स बनाने का नहीं। जब भी हम होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का बात करते हैं तो याद रखना कि इन द आइज ऑफ लॉ दे बोथ आर कंसिडर्ड टू बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब होल्डिंग कंपनी इज अ डिफरेंट एंटिटी एंड सब्सिडरी कंपनी इज द डिफरेंट एंटिटी। यस, यहाँ पर हमने सेक्शन नंबर 19 के ऊपर बहुत सारा चर्चा किया था इन आवर रेगुलर लेक्चर्स एज वेल। सेक्शन नंबर 19 बोलता है कि यदि आप एक सब्सिडरी कंपनी हो तो आप अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप एक सब्सिडरी कंपनी हो तो आप अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकते हो। बट देर आर थ्री एक्सेप्शनल केसेस, देर आर थ्री एक्सेप्शनल केसेस जहां पर अगर सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया तो भी वो अलाउड है, तो भी वो अलाउड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सब्सिडरी कंपनी ने शेयर्स होल्ड किया है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, देन इट इज अलाउड। या तो सब्सिडरी कंपनी ने शेयर्स होल्ड किया है एज अ ट्रस्टी तो भी वो अलाउड है, या तो सब्सिडरी कंपनी ने शेयर्स खरीदा था बिफोर बिकमिंग अ सब्सिडरी कंपनी, मतलब ये उन शेयर्स की बात की जा रही है जहां पर इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था बिफोर द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी केम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब यहां पर अगर मैं तुझे बोलूं कि बॉस माय कंपनी इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ योर कंपनी, तो योर कंपनी इज द सब्सिडरी कंपनी, तुम्हारा कंपनी मेरे कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकता है एज पर सेक्शन नंबर 19। बट अगर आपने मेरे कंपनी का शेयर्स खरीदा होता बिफोर बिकमिंग अ सब्सिडरी कंपनी तो उन शेयर्स को आप होल्ड करके रख सकते हो, उन शेयर्स को आप होल्ड करके रख सकते हो। The next concept which we have to revise over here, that is a concept towards associate company, that is a concept towards associate company. Yes my dear friends, ये एक नया प्रकार का कंसेप्ट है जो कंपनीज एक्ट 2013 ने इंट्रोड्यूस किया है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 deals with the concept of associate company, deals with the concept of associate company। सबसे पहले लॉ मेकर ने बोला कि एसोसिएट कंपनी इज अ कंपनी विच इज अदर देन सब्सिडियरी कंपनी।
ना ना, ये एक प्रकार का सब्सिडरी कंपनी नहीं है, इट इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। इनफैक्ट ये एक ऐसा कंपनी है जिसमें कोई दूसरा कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है। तो अगर आपके कंपनी के अंदर कोई दूसरा कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है तो आपका कंपनी उस कंपनी का एसोसिएट कंपनी कहलाता है। आपका कंपनी उस कंपनी का एसोसिएट कंपनी कहलाता है। जब मैं बोलूं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आपके कंपनी को कोई दूसरा कंपनी कंट्रोल करता है विच इज ऑफ एटलीस्ट 20% और मोर, एटलीस्ट 20% और मोर, and this control is towards the total voting power, this control is towards the total voting power। तो हमने यहां पर रिवाइज किया कंपनीज बेस्ड अपॉन कंट्रोल, जिसमें हमने होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी को रिवाइज कर दिया। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज कंपनीज विच आर बेस्ड अपॉन कैपिटल, कंपनीज विच आर बेस्ड अपॉन कैपिटल, जिसमें हमें सबसे पहले रिवाइज करना है लिस्टेड कंपनी। एंड यस, लिस्टेड कंपनी में भी देयर इज अ रिसेंट अमेंडमेंट, देयर इज अ न्यू प्रोविजन विच इज बीन एडेड ओवर हियर। Section number 2 clause 52, section number 2 clause 52 deals with the provisions of listed company। लिस्टेड कंपनी बोलेगा तो ऐसा कोई कंपनी जिसका कोई भी प्रकार का सिक्योरिटीज अगर एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है। अगर आपके कंपनी का कोई भी प्रकार का सिक्योरिटीज एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है तो जी हां, आपका कंपनी इज कंसीडर्ड एज अ लिस्टेड कंपनी, आपका कंपनी इज कंसीडर्ड एज अ लिस्टेड कंपनी। बट अभी अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट आया था उसमें उन्होंने कुछ कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज को बोल दिया है कि बॉस हम इन कंपनीज को लिस्टेड कंपनीज की कैटेगरी में काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा कोई भी पब्लिक कंपनी जिसने कोई भी प्रकार के इक्विटी शेयर्स एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं किया है, बट उन्होंने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू किया था थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, उन्होंने नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू किया था थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, या तो इंक्लूडिंग बोथ द कैटेगरीज, तो बॉस हम आपके कंपनी को यहां पर एक लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेगा। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि बॉस अगर आपने एक प्राइवेट कंपनी हो एंड अगर बाय चांस अगर आपने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करवाया था, आपने ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से बांटा था एंड फिर आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लिस्ट करवाया था, तो सॉरी टू से अभी से हम आपको लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में काउंट करता नहीं है। लॉ मेकर बोलता है कि ऐसा कोई भी पब्लिक कंपनी जिसके कोई भी प्रकार के इक्विटी शेयर्स एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, बट उन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट किया है ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इन अ जुरिस्डिक्शन विच इज बीन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 3, सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 3। व्हाट डू यू मीन बाय अनलिस्टेड कंपनीज? तो लॉ मेकर बोलता है कि जो कंपनीज लिस्टेड नहीं होता है उन कंपनीज को हम लोग अनलिस्टेड कंपनीज कहता है, उन कंपनीज को हम लोग अनलिस्टेड कंपनीज कहता है। तो हमने यहाँ पर और एक कंसेप्ट को रिवाइज किया दैट इज कंपनीज बेस्ड अपॉन कैपिटल, जिसमें हमने लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज के बारे में रिवीजन किया। लास्ट कैटेगरी आता है जो बोलता है कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ अदर फॉर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ अदर फॉर्म्स, जिसमें हमें सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी के बारे में रिवाइज करना है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 45 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। लॉ मेकर बोलता है कि अगर आपके कंपनी का not less than 51% of the paid up capital is held either by CG or SG or partly by CG and SG, तो फिर हम आपके कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहता है। बट रुको, अगर आपका कंपनी इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स इशू किया था तो इन दैट सिनेरियो इंस्टेड ऑफ 51% इनसाइड द पेड अप कैपिटल हम लोग 51% इनसाइड द टोटल वोटिंग पावर को गिनते हैं। एंड हम यहाँ पर आपके कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी तब बोलेगा जब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको होल्ड किया है, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ, जब भी हम गवर्नमेंट कंपनी का बात करते हैं, जब भी हम गवर्नमेंट कंपनी का बात करते हैं
तो यस, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो ऑडिटर्स होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो ऑडिटर्स होते हैं, द ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. द ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज टूवर्ड्स द फॉरेन कंपनी. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 42 डिफाइंस अ फॉरेन कंपनी. लॉ मेकर बोलता है कि अगर आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है आउटसाइड इंडिया, अगर आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है आउटसाइड इंडिया एंड यस आपके कंपनी के पास एक प्लेस ऑफ बिजनेस है इन इंडिया एंड आपका कंपनी धंधा करता है इंडिया में, तो फिर हम आपके कंपनी को फॉरेन कंपनी बोलते हैं, हम आपके कंपनी को फॉरेन कंपनी बोलते हैं. लास्ट प्रोविजन आता है इस चैप्टर के अंदर हमें रिवाइज करने के लिए, दैट इज अ प्रोविजन टूवर्ड सेक्शन 8, दैट इज नॉन प्रॉफिट कंपनीज. दैट इज नॉन प्रॉफिट कंपनीज. कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट बोलो या नॉन प्रॉफिट कंपनी बोलो, इट इज वन एंड द सेम. जब भी हमने कोई कंपनी फॉर्म किया है, जब भी हमने कोई कंपनी फॉर्म किया है टू प्रमोट सम काइंड ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, to promote some kind of charitable objects either towards commerce, arts, science, religion, sports, education, etc. मतलब हमारा कंपनी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है. याद रखना, नॉन प्रॉफिट कंपनीज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोहिबिटेड टू डिस्ट्रीब्यूट एनी काइंड ऑफ डिविडेंड्स टू इट्स मेंबर्स. नॉन प्रॉफिट कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर भी नहीं कर सकती है. सर नॉन प्रॉफिट कंपनी को सीधी बात है ना, जब प्रॉफिट ही नहीं होएगा तो वो लोग डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करेंगे. लॉ बोला अरे सुन, तुम्हारा इच्छा नहीं था प्रॉफिट को यहाँ पर जनरेट करने का, बट अगर अनइंटेंशनल तरीके से भी अगर प्रॉफिट जनरेट हुआ, अगर अनइंटेंशनल तरीके से भी अगर प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो वो सरप्लस चीज तुम कभी भी तुम्हारे मेंबर्स को नहीं बांटोगे. इनफैक्ट दैट सरप्लस शुड बी अप्लाइड for the promotion of the objects of the company. The surplus should be applied for the promotion of the objects of the company. जब भी आप एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में काम करना चाहते हो तो यस आपको एक लाइसेंस लाना पड़ेगा फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हु हैज गॉट द पावर्स टू इशू द लाइसेंस, बट हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ये पावर आरओसी को डेलीगेट कर दिया है. लॉ मेकर बोलता है कि अगर आप नॉन प्रॉफिट कंपनी हो एंड अगर आप लिमिटेड कंपनी के प्रिविलेजेस को एंजॉय करना चाहते हो तो आपको अपना नॉन प्रॉफिट कंपनी इनकॉर्पोरेट जरूर करना पड़ेगा. जनरली एक पार्टनरशिप फर्म कभी भी कोई कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है, बट जब मैं बोलूं पार्टनरशिप फर्म एक नॉन प्रॉफिट कंपनी का मेंबर बनना चाहता है तो उसको अलाउ किया जाएगा. नॉन प्रॉफिट कंपनी अगर अपने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को ऑल्टर करना चाहती है तो वो ऑल्टर कर सकती है, बट ओनली एंड ओनली विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर हम हमारे नॉन प्रॉफिट कंपनी को कन्वर्ट करना चाहता है इनटू एनी अदर काइंड ऑफ अ कंपनी, तो उसके लिए हमें कुछ कुछ कंडीशंस है जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं जिसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा. लॉ मेकर बोलता है कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी कोई दूसरे नॉन प्रॉफिट कंपनी के साथ अमालगमेट हो सकता है प्रोवाइडेड दे आर इनटू द सेम लाइंस ऑफ बिजनेस. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लाइसेंस इशू करने का पावर है तो उसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लाइसेंस को रिवोक करने का भी पावर है. बट जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पावर रीजनल डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर दिया है. जब भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ये पावर यूज करती है दैट इज रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, तो यहाँ पर सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मौका जरूर देती है. प्रीटी ऑब्वियस है, उनको एक नोटिस भी दिया जाएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहता है तो उस नॉन प्रॉफिट कंपनी को कन्वर्ट करवा दे इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी एंड आस्क देम टू इवन चेंज द नेम, या तो उस नॉन प्रॉफिट कंपनी का वाइंडिंग अप करवा दे. वाइंडिंग अप करवाने के बाद जो भी सरप्लस असेट्स बचेगा वो सरप्लस असेट्स यहाँ पर नॉर्मली बाकी सब कंपनीज अपने मेंबर्स को बांट देती है, बट नॉन प्रॉफिट कंपनी अपने ये सरप्लस असेट्स को वाइंडिंग अप के बाद अपने मेंबर्स में बांट नहीं सकती है.
तो यहाँ पर ये सरप्लस असेट्स को ये बेचो एंड सीधा का सीधा एक पैसा जमा करो इनसाइड अ फंड कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड, या तो आप ये सरप्लस असेट्स कोई दूसरे नॉन प्रॉफिट कंपनी को ट्रांसफर कर दो विच इज इनटू द सेम लाइंस ऑफ बिजनेस। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा जा रहे तू तेरे नॉन प्रॉफिट कंपनी को अमालगमेट करवा ले विद अनदर नॉन प्रॉफिट कंपनी विच इज इनटू द सेम लाइंस ऑफ बिजनेस, आखिर में आता है टूवर्ड्स द पेनल्टी। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पेनल्टी के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आया है, कोई प्रकार का चेंजेस हुआ है। यहाँ पर अगर नॉन प्रॉफिट कंपनी स्वयं कोई भी प्रकार का प्रोविजन तोड़ता है तो उनके ऊपर पेनल्टी लग जाता है 10 लाख रुपीज से लेकर 1 करोड़ रुपीज तक। बट उनके जो भी डायरेक्टर्स या उनके जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट होते हैं उनके ऊपर पहले के टाइम पे इम्प्रिजनमेंट का सजा लगता था, बट वो इम्प्रिजनमेंट का सजा भी हमें निकाल देना है, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टी लगेगा विच इज मिनिमम 25,000, इट कैन मैक्सिमम गो अप टू 25 लाख रुपीज। आपको ये और विद बोथ वाला प्रोविजन भी हटाना पड़ेगा, बिकॉज जब मैंने यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन हटा दिया तो यहाँ पर अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टी को याद रखना पड़ेगा। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, कंपनीज एक्ट के अंदर जो बहुत सारा अमेंडमेंट्स तुम्हें आरटीपी के अंदर दिख रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द अमेंडमेंट्स इज टुवर्ड्स द पेनल्टी प्रोविजंस, जिसमें बहुत सारे जगहों पे इम्प्रिजनमेंट वाला पेनल्टी हटा दिया गया है, कुछ कुछ जगह पे पेनल्टीज को बढ़ाया है, कुछ कुछ जगह पे पेनल्टीज को कम भी किया है। हाउएवर वी आर गोइंग टू कवर देम थ्रू अवर रिविजनरी लेक्चर्स। यस, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के अंदर देर आर फ्यू मोर प्रोविजंस, जैसे कि डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इन सब कॉन्सेप्ट्स को हमने ऑलरेडी हमारे रेगुलर बैचेस में कंडक्ट किया था, तो उनको यहाँ पर रिवीजन लेक्चर्स में कवर करने का जरूरत पड़ता नहीं है। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर हमारे कंपनीज एक्ट 2013 का जो सबसे पहला चैप्टर था दैट इज प्रिलिमिनरी, उसको हमने अच्छे से इनफैक्ट इन डेप्थ रिवाइज कर दिया है। आई होप सो आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया रहेगा एंड यहाँ पर आप लोग के मैक्सिमम डाउट्स सॉल्व हो चुके रहेंगे एंड यहाँ पर आप लोगों का ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो गया रहेगा। So that's all towards the provisions for chapter number 1 of Companies Act 2013. Thank you so much.